लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज 3 बजे चुनाव आयोग करेगा ऐलान। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा को किया संबोधित। कहा, चुनाव की तारीखों के औपचारिक ऐलान से पहले ही देश की जनता ने कर दिया है नतीजों का ऐलान। अब की बार 400 पार। मेरा भारत मेरा परिवार नाम से थीम सॉन्ग की हुई लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो किया पोस्ट। संदेश खाली मामले में महिलाओं ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। राज्य सरकार और प्रशासन पर लगाया दोषियों के साथ मिलीभगत का आरोप। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के समन की अनदेखी का मामला। 15,000 के बॉन्ड और 1 लाख की सिक्योरिटी पर मिली जमानत। और खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला। इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा सामना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण राज्यों में भाजपा के प्रचार को धार दी। उन्होंने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देखा है कि कैसे तेलंगाना चक्की के 2 पार्टों में पिसता रहा है, एक पार्ट कांग्रेस का तो दूसरा बीआरएस का। दोनों ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया। इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के 2 पार्टों में पीसता रहा है, एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे। कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है। वहीं प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासी मोदी का परिवार है। उन्होंने कहा कि 23 वर्ष से पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, तो सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए है। मोदी को आपसे वोट लेकर अपने परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और अपने परिवार के लोगों के लिए बैंक बैलेंस की व्यवस्था नहीं करनी है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है। 23 साल से पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैंने एक दिन भी
मेरे लिए कभी उपयोग नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। और वहीं आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव का आज औपचारिक रूप से शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा और इसके साथ ही देश भर में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आम चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग आज कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा करेगा। चुनाव आयोग की ये प्रेस वार्ता ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी की जाएगी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में 7 चरणों में संपन्न हुए थे। एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। 2014 से पहले की सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले चुनाव का फंड कहां से आता था। गृह मंत्री ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। तो वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इसके जरिए समय समय पर चुनाव में होने वाले व्यय पर नियंत्रण लग पाएगा, साथ ही विकास के काम बार बार अवरुद्ध नहीं होंगे, जिससे लोकतंत्र और सशक्त बनेगा। नेशन वन इलेक्शन कब होगा वो तो देश की पार्लियामेंट तय करेगी, परंतु वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विचार ये है कि इस देश में बार बार चुनाव होते रहे थे। कभी 3 राज्यों के चुनाव होते हैं, कभी किस साल में 4 राज्यों के होते हैं, किस साल में 6 राज्यों के होते हैं, 5 साल में एक बार पार्लियामेंट का भी चुनाव हो जाता है और जनता चुनावों में बिजी रहती है। इससे ज्यादा रिपीटेड खर्चा होता रहता है, रिपीटेड खर्चा होता है। तीसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पॉलिसी मेकिंग की सिस्टम भी प्रभावित होती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के सारे काम कोड ऑफ कंडक्ट के कारण रुक जाते हैं। मैं मानता हूं इससे देश की बहुत बड़ी हानि है। और दूसरा, एक साथ चुनाव होने से खर्चे का व्यय कम होगा, पॉलिसी मेकिंग में सरलता हो जाएगी और जनता भी कंफ्यूजन के बगैर जिसको चाहेगी उसको 5 साल के लिए काम सौंपकर देश के विकास के काम में लग जाएगी, अपने परिवार को समृद्ध बनाने के काम में लग जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक सॉल्यूशन है। देश इसी रास्ते पर 1960 तक लगभग चला। फिर इंदिरा जी ने सरकारें गिराना शुरू की, सरकारें गिर गई तो जनरल इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शनों का गणित बिगड़ गया और एक के बाद एक राज्य जनरल इलेक्शन से अलग होते रहे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इस देश में एक ही तिथि होगी जिस तिथि पर विधानसभा और लोकसभा की रचना हो जाएगी, काम समाप्त। बाकी सारा 5 साल तक जिसको जनता बागडोर सौंपती है वो चलाते रहें। मैं मानता हूं इससे हमारी डेमोक्रेसी बड़ी श्रेणी होगी। और वहीं सीएए पर अरविंद केजरीवाल की विवादित टिप्पणी पर गृह मंत्री ने दिल्ली के सीएम की मंशा पर सवाल खड़ा किया। गृह मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। आप केजरीवाल जी कुछ पढ़े बगैर बोलने के लिए माहिर व्यक्ति है। इन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा है। हमने कानून में 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी आए हैं इसके लिए कानून है। तो 31 दिसंबर 2014 में यहां गए वो तो ऑलरेडी यहां है और इस शरणार्थियों को जेब कतरे रैपिस्ट ये कहना ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल को इतना ही कहता हूं कि इतने बांग्लादेश और रोहिंग्या से घुसपैठिए आए हैं, इनके लिए एक लफ्ज बोले होते तो थोड़े न्यूट्रल दे। घुसपैठिए और शरणार्थी में बड़ा अंतर है। जो यहां पर घुस कर आता है, गैर कानून तरीके से आता है, जिस पर कोई प्रताड़ना होने के बावजूद भी आता है, वो घुसपैठिया है। देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और जो शरण में आता है, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आता है, अपने परिवार की बच्चियों की
आबरू की रक्षा के लिए आता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसको घुसपैठियों के साथ कभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी अभी अफगानिस्तान में जब निजाम बदला, सैकड़ों सिख भाई सर पर गुरुद्वारा रख कर आए थे, मैंने उनकी आंखों का दर्द देखा है, मेरे घर पर आकर मुझे मिले थे। किसी को पसंद नहीं है अपना देश छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, अपना गांव छोड़कर आना, परंतु मजबूर हो जाते हैं। जब इनके लिए भी हम नहीं सोचेंगे, इतनी संवेदना नहीं रखेंगे, तो हम तो ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। ये हमारे देश का वादा था जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और इसमें कोई बदलाव नहीं। और वहीं लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। 90 के दशक की मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज मैं उस पार्टी का हिस्सा बन रही हूं जिनका सनातन से गहरा नाता है। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है। रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ। और वहीं अपने सियासी सफर के आगाज के मौके पर अनुराधा पौडवाल ने एक भजन भी सुनाया, वो भी आपको सुनाते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां अम्बा जी को प्रणाम करती हूँ और इसके साथ साथ नरेंद्र भाई को भी मेरे लाखों लाखों प्रणाम, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया कि हम एक सही दिशा में कदम बढ़ाएं। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना में पीड़ित महिलाओं ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि टीएमसी नेता द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता था और ऐसा उनके साथ सालों से ऐसा किया जा रहा था। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि इस पूरी घटना में स्थानीय प्रशासन भी मिला हुआ था। आरोपी शाहजहां शेख को भले ही सीबीआई ने हिरासत में ले लिया हो, लेकिन उसके 2 भाई सिराज शेख और आलमगीर लगातार लोगों को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम के खिलाफ जिन धाराओं का मामला दर्ज है वो जमानती हैं। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने 15,000 के निजी मुचलके और 1 लाख की सिक्योरिटी पर केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन इसके साथ ही मामला भी और चलता रहेगा और ईडी की जांच भी चलती रहेगी। ईडी अरविंद केजरीवाल को दोबारा से समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला भी सकती है। और वहीं डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पर पहुंचे क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल लगातार पेशी से बचने की तमाम दलीलें देते रहे। उनके वकील कोर्ट में तमाम दलीलें देते रहे, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया। लिहाजा अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट गई थी और ईडी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मानों की अवहेलना कर रहे हैं, ईडी के सम्मानों पर पेश नहीं हो रहे हैं, लिहाजा कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में जिरह करते हुए ये कहा था कि ईडी ने जो शिकायत की है वो जमानती है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिल जानी चाहिए। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए 15,000 के निजी मुचलके और 1 लाख की सिक्योरिटी पर
अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी सम्मन इशू नहीं कर सकती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी नए सम्मन इशू कर सकती है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो मामला भी चलता रहेगा। उसमें किसी भी तरह की ढील कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नहीं दी है। कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मनों का जवाब भी देना चाहिए और इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई भी लगातार चलती रहेगी। अब आने वाले समय में ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नए सम्मन इशू कर सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बेहद सफल साबित हुई है क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। ये पीएम मोदी और उनके दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा पर्याप्तता और उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे घरेलू बिजली के खर्च में पर्याप्त कटौती होगी और साथ ही पर्यावरण को भी सकारात्मक लाभ होगा। इसके बाद जेपी नड्डा ने लिखा कि जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, मैं उन लोगों से पंजीकरण करवाने की अपील करूंगा क्योंकि हमारी सरकार विकसित भारत के सपने को हासिल करने के लिए मोदी की गारंटी पर आधारित सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। वहीं मोदी सरकार ने जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के 4 गुटों पर केंद्र शासित प्रदेश में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में लिए गए फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए प्रतिबंधित घोषित किए गए जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग ने आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा व सहायता देकर भारत की अखंडता को खतरे में डाला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों को नहीं बख्शेगी। वहीं आपको बता दें कि एक अलग अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेके पीपल्स लीग के 4 गुटों जेकेपीएल मुख्तार अहमद वजा और जेकेपीएल बशीर अहमद तोता, जेकेपीएल गुलाम मोहम्मद खान और याकूब शेख के नेतृत्व वाली जेकेपीएल अजीज पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जनजातियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए अलग से 10% कोटा को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा लाभ पहाड़ी जनजातियों, पददारी जनजातियों, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को मिलेगा। इन्हें हाल ही में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था। साथ ही इस कोटा का प्रभाव गुज्जर और बकरवाल समुदायों और पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त अन्य लोगों को भी मिल रहे कोटे पर नहीं पड़ेगा। वो लोग अलग से अपने 10% कोटा का आनंद लेना जारी रखेंगे। इसके साथ ही प्रशासनिक परिषद ने ओबीसी में 15 नई जातियों को शामिल करने और ओबीसी के पक्ष में आरक्षण को 8% तक बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। इसने एसईबीसी आयोग की सिफारिश के अनुसार कुछ जातियों के नामकरण और पर्यायवाची शब्द में बदलाव को भी मंजूरी दे दी गई। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही प्रशासनिक परिषद की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मनदीप कुमार भंडारी शामिल थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2023 संविधान, जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024 संविधान, जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024 और जम्मू कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के सरकारी आदेश और जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005 में संशोधन करने के लिए समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में औपचारिक रूप से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की गई कई पहलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभ, एनटीपीसी माध्यम से भारतीय मानक समय का प्रसार, लॉन्च और इंटीग्रेटेड प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड सहित कई अन्य पहल की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्राचीन भारत में उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी मेट्रोलॉजी, प्राचीन विचार और समझ और द कंज्यूमर जर्नी 2 पुस्तकें भी जारी की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी ने नीति निर्माण में हमेशा उपभोक्ताओं के हित को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने आग्रह किया कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि हर व्यवसाय, उद्योग या व्यापार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर 645 करोड़ रुपए के 10 नए जलमार्गों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार की सागरमाला कार्यक्रम के तहत केंद्र से 100% फंडिंग मिलेगी। नई परियोजनाओं का उद्देश्य असम में नदी पर्यटन, सार्वजनिक आवागमन को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र के किनारे नई क्षमताओं का निर्माण करना है। धुबरी और माजुली में रणनीतिक स्थानों पर स्लिपवे, उत्तरी लखीमपुर के घाघौर और असम के बारपेटा जिलों के बहारी में नए यात्री टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा। गोलपारा, गुईजान, कुरुआ, धुबरी, दिसांगमुख और मठमोरा में अतिरिक्त यात्री टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन और महाकालेश्वर मंदिर के बीच वर्तमान रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए हाइब्रिड वार्षिकी माध्यम के अंतर्गत 188.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित रोपवे विशेष रूप से तीर्थयात्रा में श्रद्धालुओं की अधिकतम उपस्थिति के दौरान उनके आवागमन में सहायता प्रदान करेगा और यात्रा के समय को 7 मिनट तक कम कर देगा। रोपवे से प्रतिदिन 64,000 तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करते हुए पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन प्रदान करेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान के तहत प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक बार फिर बीजेपी को जनादेश मिलने जा रहा है। जो अपना कुनबा नहीं संभाल पाए और अगर दूसरों पर आरोप लगाएं तो सब जनता सब जानती है कि पहले जनता त्रस्त थी, अब इनके नेता त्रस्त हैं। विकास 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 इसी मुद्दे पर जाने वाले हैं और मोदी जी के नेतृत्व पर 5वीं बार सांसद और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 2,890 करोड़ रुपए का करार किया है। भारतीय नौसेना के 25 डॉर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए यह अनुबंध किया गया है। अपग्रेडेशन के तहत डॉर्नियर विमान के MLU में अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम और प्राइमरी रोल सेंसर शामिल हैं। इस अपग्रेड में से भारतीय नौसेना के डॉर्नियर विमान की परिचालन क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।